बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर गांव में गोपाल दास नाम का एक बुजुर्ग आदमी अपने बड़े बेटे रमेश, बहू सुधा और छोटे बेटे रवि के साथ रहता था। रवि जन्म से ही एक कान से कम सुन पाता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। घर में एक बूढ़ी गाय गौरी भी थी, जिसे गोपाल दास अपने बच्चे के जैसा ही मानता था। गोपाल दास अपनी गाय को हमेशा टाइट पर चारा पानी देता था, जिससे उस गाय को भी अपने मालिक के साथ रहना पसंद आता है। बाकी दूसरी ओर सुधा को अपने परिवार में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि बूढ़े ससुर और छोटे देवर उसकी जिम्मेदारी हैं। एक दिन सुधा अपने पति रमेश से कहा, सुनो जी, आज तो मुझे बता ही दो कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। दिन भर मैं नौकरानी की तरह काम करूं और तुम्हारा छोटा भाई और बाप बस सारा दिन बैठकर आराम करें। मैं ये सब और नहीं सहूंगी। रमेश अपनी पत्नी सुधा के आगे चुप रहा, लेकिन मन ही मन उसे भी लगता था कि रवि और पिताजी पर जिम्मेदारी उठाना बोझ जैसा लगने लगा है। मैं कब से बोल रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? अभी तुम्हारा बूढ़ा बाप बुला रहा होता तो बहुत जल्दी सुनाई देता। मैं बोल रही हूँ तो तुम्हारी बोलती नहीं निकल रही है। अरे सुधा, तुम 1 मिनट चुप रहोगी? अच्छा, मेरी बात तुम्हारी कानों में चुभ रही होगी ना, जो तुम मुझे शांत करने के लिए बोल रहे हो। सुधा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ, मुझे भी तुम्हारी फिक्र रहती है। अब तो मुझे भी मेरा भाई और मेरा बूढ़ा बाप बोझ लगने लगे हैं। चलो, अच्छा हुआ जो हमारी बात तुम्हारी समझ में आ गई है। सुधा, तुम्हारी बात मुझे कल ही समझ में आ गई थी, लेकिन अभी मैं कुछ और सोच रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। अब लग रहा है कि तुम हमारा साथ दे रहे हो। ऐसे ही तुम हमारा साथ देते रहो, देखना मैं क्या क्या करती हूँ। गोपाल दास को अपने बड़े बेटे और बहू की वजह से चिंता में रहता है। अभी उनके छोटे बेटे रवि की शादी नहीं हुई है। उसकी बड़ी बहू उनके छोटे बेटे रवि से सही से व्यवहार नहीं करती है। इसलिए गोपाल दास अपने छोटे बेटे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहता है। हे भगवान, हमारे रहते रहते किसी तरह छोटे बेटे रवि की भी शादी हो जाए। क्या पता कल के मुझे कुछ हो गया तो हमारे बेटे रवि का क्या होगा। रवि की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसे समझे और उसका हमेशा साथ दे। गोपाल दास अपने छोटे बेटे रवि को लेकर ऐसे ही चिंता में रहता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन जंगल के किनारे रवि अपनी गाय गौरी को लेकर नदी के पास चराने गया। वहीं नदी के पास उसने एक लड़की को देखा। वो लड़की अपनी भैंस के लिए घास काटने आई थी। वो लड़की बिल्कुल अकेली थी और लड़की घास काटने में लगी हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि उसे कोई और लड़का बहुत ही ध्यान से देख रहा है। कुछ देर बाद रवि उस लड़की के पास जाता है और लड़की से कहता है, नमस्ते, मैं रवि हूँ। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, जी नमस्ते, मेरा नाम रजनी है। मैं यहाँ पर अपने भैंस के लिए घास काटने आई हूँ। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम घास काटने आई हो, लेकिन तुम अकेले क्यों आई हो? यहाँ पर ज्यादा किसी का आना जाना नहीं रहता है, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए। आपकी बात तो सही है, मुझे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मैं अकेले ही रहती हूँ। रजनी जी, आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। आप मेरे घर चलोगे? अरे नहीं रजनी, मैं तो यहाँ अपनी गौरी के चराने आया हूँ। तो क्या हुआ, चलिए हम लोग कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है रजनी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम आपके घर जरूर चलेंगे। फिर रवि रजनी के घर जाता है। कुछ देर बाद जब रवि रजनी के घर पहुंच जाता है तो वो देखता है रजनी एक बहुत ही पुरानी झोपड़ी में रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये झोपड़ी बस कुछ ही दिनों में गिरने वाली है। कुछ देर बाद रवि झोपड़ी के बाहर आता है और रजनी को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। रवि को रजनी पर दिल आ गया था। अच्छा रजनी, मैं चलता हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा फिर से मुलाकात होगी। फिर रवि अपनी गाय को लेके घर आ जाता है। दोनों बैठ के सोचता है, एक मुझे रजनी बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो मैं रजनी से ही शादी करूंगा। मुझे रजनी के बारे में पिताजी से बात करनी चाहिए।
मैं जा रहा हूँ शादी के लिए पिताजी से बात करने। मुझे रजनी से अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिल सकती है। फिर रवि जाके रजनी से शादी करने के लिए अपने पिता से रजनी के बारे में सारी बात बताता है। फिर गोपाल दास अपने बेटे की सारी बात सुनने के बाद शादी के लिए मान जाता है। अरे बेटा, खबर तो तूने बहुत ही अच्छी सुनाई है। मुझे तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, पर आज भगवान ने हमारी ये चिंता भी दूर कर दिए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर अपने बेटे रवि के साथ उस लड़की से मिलने जाते हैं। गोपाल दास को भी वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऐसे ही एक हफ्ते बाद गोपाल दास अपने छोटे बेटे रवि की शादी उसी लड़की से करवा देता है। अब रजनी अपने ससुराल में रवि के साथ रहने लगती है। रजनी का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा। सब लोग रजनी के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन शादी के पहले ही दिन से सुधा रजनी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, क्योंकि रजनी बहुत ही गरीब थी। इसलिए सुधा रजनी को हमेशा गरीब होने का ताना मारती थी। अरे रजनी, तुझे शादी करने के लिए हमारा ही घर मिला था। मुझे पता है अमीर घर का लड़का देखकर उस पर दिल आ गया होगा। तुझ जैसे गरीब लड़की को बस यही आता है कि जैसे ही कोई अमीर घर का लड़का दिख जाए, बस उस पर डोरे डालना शुरू कर देती हो। रमेश अपनी पत्नी सुधा की सारी बात सुन रहा होता है, लेकिन अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं मना करता है। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे माहौल इतना बिगड़ गया कि एक दिन रजनी ने अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, मेरे यहाँ रहने से जब आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज इसी तरह घर में कलेश हो, इसलिए मैं आज ही चली जाती हूँ। ये सुनकर गोपाल दास को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि गोपाल को ये नहीं पता था कि घर में क्या क्या चल रहा है। फिर गोपाल अपनी बहू से कहता है, बहू, जब तुम्हारे रहने से इस घर में सबको दिक्कत हो रही है तो तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे हाँ हाँ जाना, वैसे भी बुड्ढे, तेरे भी रहने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब सही है, किसी बहाने अपनी लाडली बहू के साथ तू भी चला जाएगा। जब तुम लोग इस घर को छोड़ के चले जाओगे तब मैं चैन से रहूंगी। फिर उसी दिन रवि अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ रजनी के उसी झोपड़ी में जाता है। अब सब लोग इसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। फिर एक दिन रजनी अपने पति से कहती है, मुझे मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे अच्छे बनाने आते हैं, क्योंकि मैं पहले एक कुम्हार के यहाँ काम करती थी। अगर आप सब लोग की इजाज़त हो तो हम खिलौने बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। इससे हमारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। क्या बोल रही हो रजनी, तुझे खिलौने बनाने आते? अरे रजनी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कल से तुम खिलौने बनाने का काम शुरू कर देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं कल से ही खिलौने बनाऊंगी और आप लोग बाजार में बेचना शुरू कर देना। इससे हमारे घर का खर्चा चलेगा। फिर दूसरे ही दिन से रजनी खिलौने बनाने में लग जाती है। देखते ही देखते रजनी बहुत सारा खिलौना बना देती है और रवि उस खिलौने को लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। कुछ दिनों बाद रजनी का खिलौने बेचने का कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगता है। अब तीनों लोग बहुत ही अच्छे से अपना जीवन जीने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जिस गांव में गोपाल दास पहले रहता था, उसी गांव में बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, जिनमें रमेश और सुधा का घर भी शामिल था। वे लोग किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागे और थके हारे रवि की कुटिया तक पहुंच गए। जैसे ही उस कुटिया से रजनी और रवि बाहर निकलते हैं, उन्हें देखकर सुधा चौंक जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सुधा रोते हुए अपने देवर और रजनी से बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। रजनी, आप भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हमारे इस अहंकार ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब हमारे पास ना ही घर है और ना कोई सहारा। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं है भाभी, गलती इंसानों से ही होती है। भाभी, घर हमारा नहीं भगवान का होता है। आप लोग हमारी छोटी सी कुटिया के अंदर आइए। अब रमेश और सुधा उसी कुटिया में रहने लगते हैं।
मिट्टी के खिलौनों का काम अब चारों मिलकर करने लगते हैं। सुधा रजनी के साथ नई डिजाइन बनाती और गांव में बेचती। अब समय के साथ साथ सुधा के अंदर नफरत की जगह अपनापन आ गया। गोपाल दास अक्सर ये सब देखकर मुस्कुराकर अपने बच्चों से कहता है, देखो बच्चों, मिट्टी को चाहे जितना भी गूंद हो, जब तक प्यार की खुशबू उसमें ना हो वो सुंदर नहीं बनता। और हमारा परिवार अब मिट्टी की खुशबू जैसा हो गया है। इसी तरह सुधा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब सब लोग मिलजुल कर बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।